हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने मैगजीन सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। पहला पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कवर करेंगे। ये जो मैगजीन है ये जून महीने का है और इसमें जो करंट अफेयर्स है ये जून का है। ऐसे करके हम बैक कर करके एक एक मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे और फिर लास्ट में आकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 ये तीनों मंथ का कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट शुरू होता है। पहला इसमें टॉपिक है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड से उपकरण निर्माण मंजूरी मिलने के बाद न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसने तमिलनाडु के कुडुनकुलम परमाणु परियोजना की इकाई 5 में रिक्टर प्रेशर वेसल की स्थापना को पूरी कर ली है और यह परियोजना तमिलनाडु के तिरुनेवेली जिले में स्थित है। जो परियोजना की क्षमता है वो कुल 1000 मेगावाट की है और इसमें 6 इकाइयाँ हैं जो कि रूसी VVR-1000 तकनीक और प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पर आधारित है। यह भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और रूस के साथ सहयोग का एक हिस्सा है, जिसके तहत जैसा कि आपको पता है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। रिक्टर प्रेशर वेसल की बात करें तो यह एक परमाणु रिएक्टर की मुख्य दबाव सीमा होती है जिसमें रिक्टर कोर मौजूद होता है और इसी नियंत्रित वातावरण के भीतर परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया घटित होती है। अब हम बात करते हैं भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में। तो भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। जैसा कि भारत के पास यूरेनियम का बहुत ही कम भंडार है, लेकिन थोरियम का भंडार भारत के पास सबसे अधिक है। पूरे विश्व में 25% जो थोरियम है ये भारत के पास है। इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पहले चरण का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था वो PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर आधारित था। इसमें बिजली उत्पादन के साथ साथ प्लूटोनियम 239 भी प्राप्त होता है और यही प्लूटोनियम आगे दूसरे चरण में उपयोग किया जाता है। भारत का जो दूसरा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था ये FBR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर आधारित था। इसमें पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग होता है और इसका उद्देश्य केवल ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि आगे के परमाणु ईंधन संसाधनों को भी बढ़ाना था। भारत का 500 मेगावाट का प्रोटोटाइपर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत का जो तीसरे चरण का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है ये थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था। इसमें थोरियम 232 को परमाणु प्रक्रियाओं के माध्यम से विखंडनीय यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है और इस प्रकार लंबे समय में भारत अपने विशाल थोरियम संसाधनों के आधार पर ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर बन सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा भारत ने पेरिस में विवाटेक 2026 और G7 शिखर सम्मेलन में सभी के लिए AI विजन के साथ एक समावेशी और मानव केंद्रित AI दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। मानव विजन भारत का एक नैतिक प्रणाली, जवाबदेह शासन और राष्ट्रीय संप्रभुता सुलभ AI और वैध प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है। मानव जो कि जिसका पूरा नाम है जैसे कि M से है मोरल एंड एथिकल सिस्टम, A से है अकाउंटेबल गवर्नेंस, N से है नेशनल सॉवरेनिटी और A से है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव और V का मतलब है वैलिड एंड V से है ये वैलिड एंड लेजिटिमेट। G7 कंट्री की बात करें तो इसमें शामिल है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अगला देखते हैं। इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से चंद्रमा पर सबसे लंबे समय तक काम करने वाला एक नया लूनर लैंडर विकसित किया जा रहा है। जैसा कि चंद्रयान 3 में जो लूनर जो कि लैंडर है उसका जो
काम करने की जो क्षमता है ये 14 दिनों तक है, और ये जो विकसित किया जा रहा है इसकी क्षमता को 100 से 200 दिनों तक किया जाएगा। यह परियोजना भारत के स्पेस विजन 2047 का एक हिस्सा है, जिसके तहत, जैसा कि आपको पता होगा, भारत सरकार का लक्ष्य है 2035 तक भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, और साथ ही 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना है। अगला टॉपिक है हमारा, DRDO ने ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्रूज मिसाइल की बात करें तो यह एक निर्देशित मिसाइल है जो कि वायुमंडल के भीतर जेट इंजन के सहारे उड़ती है, और यह पृथ्वी के सतह के बहुत करीब उड़ान भरती है, जिससे कि जो रडार होता है, दुश्मन का जो रडार है उसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे दुश्मन के रडार के द्वारा पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा सर्वाइकल कैंसर की जांच हेतु स्वदेशी जो HPV टेस्ट है इसको मान्यता मिली है। दरअसल भारत ने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए गोवा के मोल बायो डायग्नोस्टिक के द्वारा विकसित पहले पूर्ण स्वदेशी HPV टेस्ट ट्रूनेट HR-HPV+ को सफल सत्यापन की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो उत्तरदायी होता है वो HPV वायरस होता है, यानी ह्यूमन पॉपुलोमा वायरस होता है। और अभी हाल ही में राजस्थान के अजमेर से PM मोदी ने भी राष्ट्रव्यापी जो HPV टीकाकरण है इस अभियान की भी शुरुआत की है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACE ने इसरो के सबसे भारी ऑपरेशनल रॉकेट लॉन्च जिसका जो कि व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 के तकनीक को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की है। LVM-3 की बात करें तो इसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सबसे भारी 3 चरणों वाला एक प्रक्षेपण यान है। और इस रॉकेट से भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 और OneWeb के लगभग 72 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा, जारी एक डेटा के अनुसार दक्षिण कोरिया के कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च ने दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच उच्च परिरोध मोड में 102 सेकेंड तक प्लाज्मा बनाए रखने का रिकॉर्ड बनाया है। टोकामक के बारे में बात करें तो यह कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित होता है, जो कि एक डोनट आकार का उपकरण है जो कि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके अत्यधिक गर्म प्लाज्मा का नियंत्रण करता है। भारत के टोकामक की बात करें तो गुजरात के IPR यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च में मुख्य रूप से आदित्य U SST-1 और ये एक टोकामक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो भविष्य के लिए स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करना होता है, और यह एक असीमित ऊर्जा की खोज में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा फ्लोरिडा OpenAI और उसके जो CEO हैं यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सैम अल्टमैन के खिलाफ ये मुकदमा दायर करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। अगला है हमारा, ये चीन का एक मिशन है शेनझेऊ 21, और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष चीनी यात्री जो कि अंतरिक्ष के कक्षा में 210 दिन बिताने के बाद 29 मई 2026 को सुरक्षित रूप से वापस लौट आए हैं। दरअसल ये अक्टूबर 2025 में तियांग अंतरिक्ष स्टेशन जो कि चाइना का है, इस अंतरिक्ष स्टेशन पर मतलब भेजा गया था, और इसके जो चालक दल थे उसमें जो शामिल थे वो झांगलू, वूफी और झांग होंगझांग ये लोग शामिल थे। और अभी उत्तरी चीन के इनर मंगोलिया के क्षेत्र पर इनकी लैंडिंग हुई है, और इसके साथ ही ये लोग 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे हैं, और ये सबसे लंबे समय तक एक ऑर्बिट में रहने का अपना रिकॉर्ड बनाया है। इस मिशन की बात करें यानी शेनझेऊ की तो ये चाइना का एक प्रमुख अंतरिक्ष यान है जो कि मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए ये चाइना का एक प्रमुख अंतरिक्ष यान है। तियांग वेंग
ये चाइना का राष्ट्रीय मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है, जिसे लंबी अवधि के मानव मिशन, माइक्रोग्रेविटी, भौतिक अंतरिक्ष जीवन, विज्ञान प्रयोगों और अंतरिक्ष यान के बाहर गतिविधियों को समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित क्रेटर में सतह के नीचे बर्फ होने के साक्ष्य मिले हैं। अगला हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहला है 21 जून 2026 को बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान प्लेनेटरी क्लाइमेट वाइटल साइंस रिपोर्ट 2026 में एक चेतावनी दी गई है कि IPCC यानी इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा इसकी एक रिपोर्ट दायर की गई है, रिपोर्ट जारी की गई है, 6ठी रिपोर्ट है। और इसमें ऐसा बताया गया है कि 11 जो प्रमुख जलवायु संकेतक हैं वो और अधिक खराब हो गए हैं। समुद्री हीट वेव में 1% की गिरावट देखी गई है, लेकिन पृथ्वी की जो ऊर्जा संतुलन है वो लगभग 8% बढ़ गया है, जो कि जलवायु प्रणाली में तेजी से उष्मा संचय को दर्शाता है। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात करें तो यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत आयोजित एक महत्वपूर्ण तकनीकी और कूटनीतिक बैठक है, जिसका उद्देश्य क्या है तो वैश्विक जलवायु वार्ताओं को आगे बढ़ाना। 17 देशों के लगभग 70 वैज्ञानिकों द्वारा तैयार यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि बढ़ती टेम्परेचर और चरम मौसम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और खाद्य व जल सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अगला टॉपिक है हमारा क्लाइमेट रिस्क कंसल्टेंसी XDI यानी क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा जारी 2026 ग्लोबल एनालिसिस ऑफ प्लांट डेटा सेंटर फॉर फिजिकल क्लाइमेट एंड क्लाइमेट रिस्क एंड रेजिलियंस रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेटा सेंटर अत्यधिक गर्मी के कारण बढ़ते तापीय तनाव का सामना कर रहा है, जिससे कि बिजली पानी की खपत में काफ़ी वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी XDI के अनुसार तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में नियोजित डेटा सेंटर अत्यधिक गर्मी से परिचालन व्यवधान के मामले में वैश्विक स्तर पर जो टॉप 30 स्टेट है उसमें शामिल है। वर्तमान में बेंगलुरु में लगभग 31 डेटा सेंटर संचालित है और यह बढ़ता क्लस्टर शहरी उष्माद्वीप प्रभाव और वायु प्रदूषण और अत्यंत जल उपयोग से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय डेटा सेंटर मिशन की बात करें तो इसको सरकार ने अप्रैल 2025 में इसकी शुरुआत की थी, यानी राष्ट्रीय डेटा सेंटर मिशन की शुरुआत की थी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था ये भारत में 100 ग्रीन प्रमाणित डेटा सेंटर को स्थापित करना था। अगला टॉपिक है हमारा लद्दाख के उपराज्यपाल ने स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर यानी SHAN जो कि संरक्षण सोसाइटी के गठन को मंजूरी दी है। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो लद्दाख के पर्वतीय और ठंडे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता के वैज्ञानिक प्रबंधन और समुदाय नेतृत्व वाले पर्यावरणीय प्रयासों के लिए एक समर्पित संस्थागत तंत्र है। इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष होंगे वो यहाँ के उपराज्यपाल होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है ये पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.4 तंत्र के तहत जारी किए गए पहले कार्बन क्रेडिट को म्यांमार के सैन्य जुंटा से कथित संबंधों और जलवायु प्रभाव डेटा पर चिंताओं के कारण जांच का सामना कर रहा है। कार्बन क्रेडिट और आर्टिकल 6.4 की बात करें तो दरअसल 2015 में पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.4 उत्सर्जन में कमी का व्यापार करने के लिए एक UN पर्यवेक्षित कार्बन बाजार तंत्र बनाता है। इसके तहत जारी कार्बन क्रेडिट एक हस्तांतरणीय प्रमाण पत्र है जो कि उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे देश अपने राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में उपयोग कर सकते हैं। अगला है हमारा हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा एक अध्ययन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई को अत्यधिक हीट रिस्क का सामना करने वाले दुनिया के 50 शहरी केंद्रों में रखा गया है। और इस वैश्विक सूची में 14 भारतीय शहर शामिल हैं, जिसमें हैदराबाद को शीर्ष पर और मुंबई को 46वें स्थान, बेंगलुरु और चेन्नई को भी इसमें शीर्ष जो 50 शहर हैं उसमें शामिल किया गया है। अगला है हमारा भारत सरकार ने अपने जैव ईंधन ढांचे के तहत
पेट्रोल में उच्च एथेनॉल मिश्रण और फ्लैक्स ईंधन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपने एथेनॉल डिस्पेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को विस्तार दिया है। जैसा कि भारत 2026 के अंत तक लगभग 500 फ्लैक्स ईंधन रिटेल पंप और 2027 के अंत तक लगभग 5000 आउटलेट स्थापित करने की योजना बनाई है और इसका जो पहला चरण है वो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे और नागपुर से शुरू होगा। भारत ने अपने 20% जो एथेनॉल मिश्रण है इसके लक्ष्य को 2030 जो कि टारगेट था उसे पहले ही हासिल कर लिया है। और अब ये जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में प्रस्तावित संशोधन जो कि 85% एथेनॉल से लेकर के 100% एथेनॉल को बायोडीजल मिश्रण को कवर करते हैं। एथेनॉल की बात करें तो यह प्राकृतिक शर्करा से बना एक जैविक ईंधन है और इसको एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में पेट्रोल के साथ मिलाने को एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में पेट्रोल एथेनॉल मिश्रण की एक विस्तृत श्रृंखला पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है हमारा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने यमुना नदी की सफाई और सतत प्रबंधन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ से रिपोर्ट एंड इंडेक्स, यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला है हमारा एक यूनिसेफ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026, और इसके अकॉर्डिंग भारत में लगभग 392 मिलियन बच्चे अत्यधिक गर्मी के संपर्क में हैं। रिपोर्ट में भारत को समग्र जलवायु जोखिम स्कोर 9.21/10 आंका गया है जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। भारत ने अत्यधिक गर्मी के लिए 10/10 और वायु प्रदूषण के लिए 9.94/10 का स्कोर दर्ज किया है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा ये बीएससी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी बीएससी इंडेक्स सर्विसेज ने भारत का पहला सात्विक थीम वाला इक्विटी इंडेक्स बीएससी सात्विक 100 सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया है। अगला इंडेक्स है हमारा, हाल ही में ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जारी की गई है और इसको क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 जिसको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 100 इसी के द्वारा जारी किया जाता है। यह जो इंस्टीट्यूट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसने पहला स्थान हासिल किया है और ये लगातार 15वें वर्ष वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग को क्वाक्वा-रैली साइमंड्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और इस रैंकिंग में इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें चौथे स्थान पर है। भारत की बात करें तो आईआईटी दिल्ली जो कि भारत में पहले स्थान पर है। पूरे वैश्विक स्तर पर जो आईआईटी दिल्ली है इसकी रैंक 118वीं है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 यूपी के 11 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2026। ये पेरिस के विवाटेक में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार बंगलुरु एशिया में एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में बीजिंग के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चाइना का बीजिंग रहा है। इस रिपोर्ट में बंगलुरु को दुनिया के शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15वां स्थान मिला है। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भारत 127वें स्थान पर है
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी आईईपी द्वारा ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 जारी किया गया है। 163 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें कि भारत 127वें नंबर पे है। दक्षिण एशिया में भूटान पहले स्थान पर है, जबकि वैश्विक स्तर पर भूटान का स्थान 16वां है। वहीं पहले स्थान की बात करें तो आइसलैंड, जो कि लगातार 19वें वर्ष दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया है। रूस को इस सूचकांक में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान दिया गया है। अगला इंडेक्स है हमारा, विश्व बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2026 जारी किया है और इसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा, वो 7% का लगाया गया है। और विश्व बैंक ने 2026 के लिए जो वैश्विक विकास दर का अनुमान है वो उसे घटाकर 2.5%, ये 2.7% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया है। अगला टॉपिक है हमारा डेटा से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इसे देखते हैं। बेंगलुरु जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। पेरिस में आयोजित विवा टेक सम्मेलन में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम के अनुसार बेंगलुरु वैश्विक एआई मानचित्र पर अपनी मजबूती को दर्ज किया है और दुनिया के 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम की सूची में बेंगलुरु को 15वां स्थान मिला है। अगला है हमारा 2026-27 के लिए ग्रामीण सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इस अवधि के दौरान देश भर में लगभग 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित ग्रामीण कनेक्टिविटी पहलों के तहत शामिल किया जाएगा। अगला है हमारा, भारत ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA के रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में अमेरिका को पछाड़ करके पहली बार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बन गया है। 2025 में भारत ने 37 गीगावाट से अधिक सौर क्षमता जोड़ी है, जबकि अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी है। चीन लगभग 315 गीगावाट क्षमता जोड़ करके वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की बात करें तो इसके अनुसार भारत जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है और वित्त वर्ष 2026 में भारत ने अब तक की सर्वाधिक यानी 44.6 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को जोड़ा है, जो कि 2025 में 23.8 गीगावाट थी। अगला है हमारा भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। स्टॉकहोम स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री का रिपोर्ट कहा जाता है, इसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 92.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा व्यय के साथ ही दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। अगला है हमारा जो अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं और कार्यक्रम है उसके बारे में। पीएम किसान योजना की चर्चा की गई है, इसके लिए नई किस्त जारी की गई है। इस योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवारों को 6,000 की वित्तीय सहायता 2,000 की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक खाते के माध्यम से दी जाती है। अगला है हमारा PLI वस्त्र योजना। केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तीसरे दौर के तहत 22 नए आवेदकों को मंजूरी प्रदान की है। PLI योजना की बात करें तो यह भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना और साथ ही रोजगार का सृजन करना। वस्त्र मंत्रालय के तहत इस योजना का लक्ष्य भारतीय कपड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
अगला है हमारा प्रियदर्शिनी मुफ्त बस योजना। इसको केरल सरकार ने महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी योजना को मंजूरी दी है, जिससे कि वे केरल राज्य के सड़क परिवहन निगम की सामान्य सेवाओं में मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। अगला है हमारा यहाँ से पश्चिम बंगाल में ये पीएम आयुष्मान भारत पीएम जय को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, इसमें शामिल होने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाता है और इसकी जो मुख्य एजेंसी है वो है NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। योजना की बात करें तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी पूरी तरीके से सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना, जो कि ग्रामीण है। इसको केंद्रीय विकास मंत्री ने इस योजना के तहत 12 राज्यों के लिए लगभग 10,021.42 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की है। इस फंड का वितरण असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, यूपी सहित 12 प्रमुख राज्यों को किया जाएगा। जैसे कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2026-27 तक पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से अधिक घरों का निर्माण करना है और ये 2029 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक सभी को आवास प्रदान करना है। इस योजना की बात करें तो इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2016 में, जो कि पुरानी इंदिरा आवास योजना थी, उसी को पुनर्गठित करके इसे लॉन्च किया गया। अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही देखेंगे। इसमें कहा गया है कि विश्व बैंक ने भारत के जो नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक हैं नीलकंठ मिश्रा, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अनुमानित आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। अगला टॉपिक देखते हैं। RBI ने तिरुवनंतपुरम में कॉलेजों के लिए RBI रीलथॉन 2026 अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना द्वारा समर्थित ऋणों पर वाणिज्य बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताओं के मानदंडों में ढील दी है और वाणिज्यिक बैंक पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड 2025 में संशोधन के माध्यम से राहत प्रदान की है। अगला है हमारा 15 जून 2026 को RBI के गवर्नर, जो कि संजय मल्होत्रा हैं, इन्होंने आधिकारिक बयान में एक स्पष्ट किया है कि भारत में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के बैंक नोट पेश किया जाएगा और इसका जो मूल्यांकन है वो अभी प्रारंभिक स्तर पर है। पॉलीमर मुद्रा की बात करें तो इसे वर्ष 1988 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे पहली बार पेश किया गया था और वर्तमान में दुनिया के 60 से अधिक देशों में इसका उपयोग किया जाता है। दरअसल ये कपास आधारित कागज़ के बजाय एक लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बने होते हैं। ये नोट, जो कि पारंपरिक कागजी नोट की तुलना में अधिक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाले, जल प्रतिरोधी और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के कारण जाली नोटों के प्रति भी अत्यधिक सुरक्षित होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, भारत में FDI प्रवाह में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह 10% बढ़ करके कितना अब $85 बिलियन हो गया है। जो सबसे अधिक जिसमें FDI आया है वो है जो क्षेत्र है वो है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वित्तीय सेवा क्षेत्र और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण। विदेशी निवेश ये निवेश आकर्षित करने वाले सबसे प्रमुख क्षेत्र बने हुए हैं। भारत में सबसे अधिक FDI करने वाले देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है, उसके बाद मॉरिशस और USA। ये शीर्ष 3 देश हैं जो कि भारत में सबसे अधिक FDI निवेश करते हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे अधिक
जहाँ पर FDI निवेश हुआ है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर गुजरात है। FDI की बात करें तो जब किसी एक देश की कंपनी या दूसरे देश में स्थित किसी व्यवसाय में उत्पादन या स्वामित्व के स्पष्ट उद्देश्य से किसी अस्थायी निवेश किया जाता है तो उसे FDI कहा जाता है। यह किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक दीर्घकालिक पूंजी, नई तकनीक और रोजगार सृजन का एक प्रमुख स्रोत होता है। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ से उद्योग एवं व्यवसाय का टॉपिक दिया है। इसमें दिया है पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में भव्या पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह सरकार की एक प्रमुख फ्लैगशिप पहल है। कुल बजट जो इसके लिए कुल 33,660 करोड़ की राशि इसके लिए कुल बजट आवंटित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है तो पूरे भारत में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क को विकसित करना है, जिससे कि बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना जो इसका मुख्य उद्देश्य है, और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। अगला है हमारा यूरोपीय संघ ने अपने बाजार में एक्वाकल्चर उत्पादों के निरंतर निर्यात के लिए भारत को संशोधित मसौदा सूची में शामिल कर लिया है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह भारत के समुद्री खाद्य यानी सी फूड निर्यात के लिए एक बड़ी सकारात्मक उपलब्धि है। सितंबर 2026 से यूरोपीय संघ को मानव उपभोग के लिए कुल पशु उत्पादों का निर्यात करने हेतु एक अधिकृत देशों की सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया था, किंतु हाल ही में इस सूची को संशोधित की गई है और भारत को इसमें शामिल किया गया है। यूरोपीय संघ भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण गंतव्यों में से एक है। अगला है हमारा हाल ही में 8 प्रमुख उद्योगों की एक सूचकांक जारी की गई है, और इसमें ऐसा कहा गया है कि इसमें 0.5% की वृद्धि हुई है। ये 8 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP को जो कि कुल भार का 40.27% का हिस्सा रखता है। 8 प्रमुख उद्योगों की बात करें तो इसमें शामिल है सीमेंट, इस्पात, बिजली और कोयला, रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस और उर्वरक शामिल हैं। तो आज यहीं तक, आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू।